आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिलिप्स वक्र के बारे में, फिलिप्स कर्व के बारे में कि फिलिप्स कर्व क्या बतलाता है, यह किसने बनाया। तो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, फिलिप्स कर्व। तो जो फिलिप्स कर्व है वो किसने बनाया था? तो जो फिलिप्स कर्व है वह बनाया एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम था A.W. फिलिप्स। तो जो फिलिप्स था उसने ब्रिटेन के अंदर 1961 से लेकर और 1957 तक लगभग 100 वर्षों का डेटा इकट्ठा किया, आंकड़े इकट्ठा किए और उसके बाद उसने एक लेख प्रकाशित किया और उसमें उसने अपने फिलिप्स कर्व के बारे में बतलाया कि यह क्या बतलाता है। तो वह जो लेख था उसका वह 1958 में प्रकाशित हुआ, अर्थात पब्लिश कब हुआ, छपा कब, 1958 में। और किस पत्रिका में छपा? वो छपा इकोनोमिका पत्रिका में छपा और लेख का नाम था द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज मनी वेज रेट्स इन द यूके, 1961 से लेकर और 1957। तो उसने 100 वर्षों का ब्रिटेन में डेटा इकट्ठा किया, आंकड़े इकट्ठा किया और उसने पाया कि जब मुद्रास्फीति क्या होती है, ज्यादा होती है तो बेरोजगारी कम होती है, और जब मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो बेरोजगारी अधिक होती है। तो इस बात पर वह पहुंचा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध या उल्टा संबंध या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ उसकी डेफिनेशन कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। ये किसने कहा? A.W. फिलिप्स ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति इन दोनों की उसने तुलना की, ठीक है, इन दोनों की उसने तुलना की और क्या पाया कि इन दोनों के बीच जो संबंध है उल्टा है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, इन पर नजर डालेंगे तो यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, ठीक है, और इसके विपरीत क्या होगा? यदि मुद्रास्फीति घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है इसे ही कहते हैं विपरीत संबंध, इसी को कहते हैं ऋणात्मक संबंध, इसे कहते हैं निगेटिव रिलेशनशिप। तो ऐसे में जो फिलिप्स वक्र होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, जैसे मांग वक्र होता है। जैसे मांग वक्र में क्या कहा जाता है, ये मांग के नियम में कहा जाता है कि कीमत के घटने से मांग बढ़ती है। ओके, कीमत के घटने से मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से मांग घटती है, तो वहां भी विपरीत संबंध है, तो यहां पर भी विपरीत संबंध है। ओके, अब इसको एक काल्पनिक टेबल के द्वारा समझते हैं कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध कैसे होता है सरल शब्दों में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बेरोजगारी प्रतिशत में, मुद्रास्फीति प्रतिशत में, 2 कॉलम तैयार कर रखे हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ओके, बेरोजगारी हमने क्या कर रखी है, परसेंटेज में ले रखी है, तो यह 40, 30, 15, 8 घटते क्रम में लगा रखी है। ओके, ऐसा करना है। मुद्रास्फीति हमने क्या कर रखी है, बढ़ते क्रम में लगा रखी है, 5, 8, 12, 20, इस प्रकार से हमने ये आंकड़े लगा रखे हैं, क्योंकि ये जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का जो ये डेटा हमने यहाँ पे लिया है काल्पनिक, यह इन दोनों के विपरीत संबंध को बतलाएगा। अब कैसे बतलाएगा, इस पर नजर डालिए कि जब मुद्रास्फीति की दर 5% है तो उसमें बेरोजगारी 40% है। ओके, लेकिन जैसे ही क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 8% हो जाती है तो बेरोजगारी की जो दर है वो घटकर 30% हो जाती है, ठीक है। और ऐसे करते करते यदि मुद्रास्फीति की अधिकतम दर 20% पहुंच जाती है
ठीक है, 20% पहुंच जाती है, तो बेरोजगारी घटकर 8% हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोजगारी घट रही है। और इसके विपरीत क्या होगा कि जैसे जैसे यदि मुद्रास्फीति 20% से घटकर 12% हो जाती है, ओके, तो बेरोजगारी 8% से बढ़कर 15% हो जाती है। और यदि इसके विपरीत यदि मुद्रास्फीति 5% हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़कर 40% हो जाती है। ओके, तो जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, और जैसे जैसे मुद्रास्फीति घटती है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। एक कथन याद रखना है फिलिप्स बकर का। ओके, अब फिलिप्स बकर को हम क्या करेंगे, रेखा चित्र पर या फिगर पर देखेंगे कि यह फिगर पर कैसे आता है। इसके लिए हमने 2 एक्सिस लेने हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस पे लिखेंगे हम x, इस पे लिखेंगे हम o, और इस पे लिखेंगे हम y। इस प्रकार से हमारे ये 2 अक्ष हो गए, एक हो गया हमारा x अक्ष, ठीक है जी, और एक हो गया हमारा y अक्ष। अब ये जो हमारा y अक्ष है, खड़ी रेखा, इस पे हमने दिखाना है मुद्रास्फीति की दर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति की दर, और वो भी किस में, प्रतिशत में, अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फिलिप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब हम एक्स अक्ष पर क्या दर्शाएंगे, बेरोजगारी को दर्शाएंगे, क्योंकि हमने जो मुद्रास्फीति है यह दर्शा दी, और एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे बेरोजगारी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और वह भी किस में आएगी, प्रतिशत में, आप प्रतिशत में लिखेंगे। ओके, अब फिलिप्स वक्र को हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, सीधे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, वो तो मैंने यहां पे आपको सरलता के लिए बताया कि कैसे इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है, और इसी को हम सीधे भी ड्रॉ करेंगे। ओके, कैसे करना है ड्रॉ, इसके लिए ड्रॉ करने के लिए आप सीधे इस प्रकार से एक पीसी कर्व, ठीक है, इस प्रकार से खींच दीजिए और इस पे लिख दीजिए पीसी। पीसी का मतलब क्या हो गया, पीसी का मतलब हो गया पी फॉर फिलिप्स, सी फॉर कर्व, माने वक्र, ये फिलिप्स कर्व हो गया। ओके, अब देखते हैं कि यदि हम यहां से इसको यहां टच कराते हैं, ठीक है, और यहां से हम इसको नीचे लाते हैं। ओके, और यदि हम यहां पे लिख दें U फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, तो हम यहां पे लिख देता हूं U3, क्योंकि हमें यहां 3 बिंदुओं के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ रही है और बेरोजगारी घट रही है। तो यहां पे देखेंगे पहले कि मुद्रा P0 से, ठीक है जी, P0 से हमने इसको दिखा दिया कि जब मुद्रास्फीति की दर क्या है, P0 है यहां तक, ठीक है, P0 है, तो उस समय बेरोजगारी कितनी है, यहां से लेकर U3 है। ओके, अब देखिए अगले चरण में क्या करना है, इधर आना है। ओके, यहां पे आएंगे और इसको नीचे करेंगे और इस पे लिखेंगे इसकी तरफ U2, और इसको मिला देंगे यहां से, और यहां पे लिख देंगे P1। अब देखेंगे क्या देखना है कि पहले कीमत या मुद्रास्फीति की जो दर थी वो यहां से लेकर P0 थी, अब मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, यहां से बढ़कर इतना, अर्थात इतना बढ़ गई, ठीक है, तो बेरोजगारी U3 से घटकर U2 हो गई, ठीक है। कि पहले मुद्रास्फीति थी P0, तो अर्थात सबसे कम थी मुद्रास्फीति, उस समय बेरोजगारी सबसे अधिक थी, लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ी, ऊपर गया प्राइस लेवल, तो यहां पर हमने इसको नीचे मिलाया, तो इस प्रकार से बेरोजगारी घटकर U2 हो गई। ओके, और यदि मुद्रास्फीति और बढ़ते, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे यहां मिलाएंगे, ओके, और यहां पे लिख देंगे P2 और इसको नीचे लाते हैं, ठीक है जी, और यहां पर हो गया U1। अब देखिए कि प्राइस लेवल और ऊपर गया, और ऊपर गया P2 तक,
तो इस प्रकार से देखिए हमारा यहां पर बेरोजगारी घटती नजर आ रही है कि जब प्राइस लेवल P2 है, सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति है P2 तक, तो उस समय बेरोजगारी मात्र यहां से लेकर यहां तक है। ओके, तो क्या बता रहा है कि जब सबसे कम मुद्रास्फीति सबसे कम, तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा। और जब मुद्रास्फीति सबसे P2 उसे लेकर P2, तो बेरोजगारी सबसे कम। ठीक है, तो इस प्रकार से यह है फिलिप्स कर्व बता रहा है कि ये तो हमने ऐसे बताया कि जब मुद्रास्फीति की दर ज्यादा है, ज्यादा यहां बताई, तो बेरोजगारी सबसे कम, और जब मुद्रास्फीति सबसे कम है तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बताई। ओके, तो कहने का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे ये मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी घट रही है, और जैसे जैसे ये नीचे की ओर P2 से P1 आया, P0 आया, तो जैसे जैसे मुद्रास्फीति घट रही है तो बेरोजगारी क्या हो रही है, U1 से U2 U3 की ओर बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये जो वक्र है पीसी वक्र मीन्स फिलिप्स कर्व, ये क्या बतला रहा है कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच उल्टा संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है, और इसलिए यह जो वक्र है ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो हमने ये आपको सांकेतिक अक्षरों में बता दिया। ओके, सांकेतिक अक्षरों में बता दिया। तो मुद्रास्फीति का दूसरा सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो महंगाई से होता है। किससे होता है? महंगाई से होता है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम हो रही है। तो कारण क्या है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, जब अर्थव्यवस्था ग्रो करती है प्रारंभिक चरण में, तो मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है। अर्थात ये जो अवस्था है मुद्रास्फीति बढ़ने की हमें बताई जा रही है, यह जो अवस्था है ऐसी अवस्था है कि जहां पर इकोनॉमी बूम करती है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होती है और बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाया जाता है, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको ज्यादा काम देना पड़ता है। ओके, तो इसलिए जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो लोगों को ज्यादा काम मिल रहा है, लोगों को ज्यादा काम मिलेगा तो बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। ओके, और दूसरी स्थिति आती है मंदी की। पता चला कि जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जा रही हैं और उनकी डिमांड मार्केट में गिर जाती है। ओके, तो मंदी की स्थिति में क्या होता है? कीमतें गिरती हैं। तो कीमत के घटने से क्या होगा? बेरोजगारी फैलेगी, कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, तो ऐसे में वह कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देंगे। ओके, तो इसलिए जब मुद्रास्फीति की दर कम होगी या महंगाई बहुत कम होगी, वो मंदी की स्थिति होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में बेरोजगारी सबसे ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा फिलिप्स वक्र। अभी इसको हम और आगे देखेंगे डिटेल में, क्योंकि जो फिलिप्स वक्र था 60 के दशक तक, ऐसा नहीं इतना ही है, इतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इतना जान लिया तो इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इसके आगे अभी और बताने वाला हूं मैं आपको कि किस प्रकार से जो केन्स था या उसके अनुयायी थे, जो केन्जियन अर्थशास्त्री थे, किस प्रकार से उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा फिलिप्स वक्र की व्याख्या की और ये बतलाने प्रयास किया कि इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो जो फिलिप्स वक्र था 1960 के दशक तक तो ये मान के चल रहे थे कि इन दोनों में, अर्थात मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच जो होता है उल्टा संबंध होता है, ये इस मान के चल रहे थे। ओके जी, लेकिन 70 के बाद और 80 में, ठीक है, अमेरिका, वहां पे क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या हुआ, मुद्रास्फीति फैली, मुद्रास्फीति बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, और जो फिलिप्स वक्र था उसमें जो बातें बताई गई थी वो गलत साबित हुई, और इसे कहते हैं फिलिप्स वक्र का विध्वंस, कि फिलिप्स वक्र जैसे ही ऐसा बनना चाहिए था ऐसा नहीं बना। तो 70 और 80 के दशक में जो फिलिप्स वक्र के प्रति जो 60 के दशक में श्रद्धा भाव पैदा हुआ था कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, उल्टा संबंध, ऐसा देखने को नहीं मिला। ओके, बल्कि उल्टा ही हो गया, ऐसे
हम अर्थशास्त्र में अधिकांश सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं कि जो पहले कुछ बतलाते हैं लेकिन आगे चलकर और इकोनॉमिस्ट आते हैं और उसको दूसरे ढंग से परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है। क्योंकि विज्ञान के नियम क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, तो इसलिए उनकी अलग अलग व्याख्या नहीं होती है। लेकिन यह सोशल सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर नियम चेंज हो जाते हैं और क्योंकि अर्थव्यवस्था चेंज होती रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसी हिसाब से इकोनॉमी की भी क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है और फिर नया जो चीज आता है उभर कर, वो ज्ञान आता है, वो नई चीज ही बतलाता है। अब हम फिलिप्स बकर को केन्स और उसके जो अनुयायी थे केन्जी अर्थशास्त्रियों की भाषा में समझेंगे कि किस प्रकार से जो फिलिप्स बकर है इन्होंने उसको यह समझाने का प्रयास किया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध होता है। अर्थात उन्होंने फिलिप्स बकर को सही करार देने का प्रयास किया है। ठीक है, किसने, केन्स और उसके जो अनुयायी थे, जो केन्जियन अर्थशास्त्री हुए, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया किससे, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति वक्र के द्वारा और समग्र मांग वक्र के द्वारा। ओके, क्योंकि जो केन्स था उसने अपना जो रोजगार का सिद्धांत दिया था, तो उसने क्या दिया था, उसका मानना था कि रोजगार का निर्धारण कहां पर होता है, कि जहां पर समग्र मांग या सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। ओके, और यदि वहां पर बिंदु, प्रारंभिक बिंदु उसको कहा, लेकिन उसने कहा उसके बाद भी अर्थव्यवस्था में कुछ संसाधन बेकार पड़े रहते हैं, तो उनको यदि रोजगार देना है तो हमें डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो उसका रोजगार का सिद्धांत था वो, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर निर्भर था। तो यहीं पर उन्होंने फिलिप्स कर्व को क्या किया, समझाने का प्रयास किया। हम क्या करेंगे कि पैनल ए में पहला कीन्स ने किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया फिलिप्स कर्व को, और उसके बाद हम इस पैनल ए की मदद से पैनल बी को तैयार करेंगे। ठीक है, तो पैनल ए में हम क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस है इस पे लिखेंगे कीमत स्तर, ठीक है, और जो हमारा एक्स अक्षर है इस पे लिखेंगे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, रियल जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, और हमारा पैनल बी में हमारा जो वाई अक्ष है खड़ी रहेगा मुद्रास्फीति की दर, जिसको मैंने पहले फिलिप्स कर्व में दर्शाया था, और देन यहां बेरोजगारी की दर इस पे रहेगी। ओके, अब करना क्या है, यहां से एक एग्रीगेट सप्लाई की रेखा खींचनी है और इस पे लिखना है एएस। एएस का मीनिंग होता है एग्रीगेट सप्लाई, और हिंदी में कहते हैं उसको सामूहिक मांग या समग्र मांग। ओके, तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये पूर्ति की रेखा लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है। तो केन्स का मानना था कि पूर्ण रोजगार निकट आने पर जो ये कर्व है पहले दिन जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सीधे आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि सीधे खड़ा होने शुरू कर देगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा उसने इसलिए बताया कि प्रारंभिक कंडीशन में जो इकोनॉमी जब क्या होती है, तेजी की स्थिति में होती है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स पूर्ति बढ़ती है, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है। ठीक है जी, उत्पादन बढ़ता 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 है, लेकिन जब ये पूर्ण रोजगार के निकट के ऊपर पहुंचता है तो रेखा सीधे खड़ी होने लग जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो श्रम की भौतिक उत्पादक, जो लेबर की भौतिक उत्पादकता है, ठीक है, वो गिरने लगती है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। तो सीमांत भौतिक उत्पादकता था, जितना उनका उत्पादन एक श्रमिक करता है उसकी तुलना में उसकी मजदूरी ज्यादा हो जाती है, मजदूरी ज्यादा हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, एक कर्व सीधे खड़ा होने लग जाता है। बात आई समझ में कि सीमांत भौतिक उत्पादकता जब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के निकट होती है अकॉर्डिंग टू केन्स, तो ऐसी स्थिति में ये सप्लाई का कर्व पहले, ठीक है, बड़ा धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है और ज्यादा ऊपर उठने लग जाता है। तो यहां पर श्रमिक की जो भौतिक उत्पादकता होती है, जिसको कि क्या कहते हैं, एमपीपी, जिसको क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और किसकी, श्रमिक की, और हिंदी में कहते हैं उसको सीमांत
भौतिक उत्पादकता, सीमांत भौतिक उत्पादकता के नाम से इसको हिंदी में जानते हैं। ओके, तो सीमांत भौतिक उत्पादकता अर्थात वस्तु का जो उत्पादन होगा, वस्तु का उत्पादन हुआ 10 रुपए का और मजदूरी दे दी 20 रुपए की, तो ऐसी स्थिति क्या होगी, घाटे की स्थिति होगी। तो सीमांत लागत बढ़ जाएगी और सीमांत भौतिक उत्पादकता घट जाएगी, इसलिए ये वक्र धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेट होने लग जाता है। ठीक है जी, और ये तो हमारी बात यहाँ पे हुई। साथ ही में क्या होता है कि अब हम इसको एग्रीगेट डिमांड कर्व के द्वारा भी समझेंगे, तो इसको और भी जान लेते हैं। अब करना क्या है, हमें यहां से हमें एक, ठीक है, ए डी एग्रीगेट डिमांड का एक कर्व खींच दीजिए, ठीक है, और इस पे ए डी 0 कर दीजिए। और क्योंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे कर दीजिए नीचे की तरफ और यहाँ पे लिख दीजिए वाई, और इसको वाई एक्स से मिलाइए और यहाँ पे लिख दीजिए टी। ओके जी, और हमारा जहां पर ए कट रहा है इसको नाम दे देते हैं ए। अब देखिए कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होती है। ओके, तो यहां पर देखिए प्राइस लेवल है, पहला है प्राइस लेवल ओ से लेकर पी तक है, तो उस समय ओ से लेकर वाई तक राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन हो रहा है, जिसको कह रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कह रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। तो पहला यहां देखिए कि इतना जब कीमत स्तर है, या इसी को मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं, ठीक है, इतनी है, तो उस समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद इतना हो रहा है, उत्पादन इतना हो रहा है, अर्थात यहां से लेकर इतने लोगों को रोजगार मिला है। जब उत्पादन होगा तो उत्पादन कौन करेगा, उत्पादन के साधन करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। ओके, ये तो पहली कंडीशन हुई। अब क्या करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, बढ़ती है तो हमें एक वक्र और लेना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा AD1 एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब देखिए ये डिमांड एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, दाईं ओर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, डिमांड को बढ़ाने का काम करेगा। यहां से इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से कटे, और इसके बाद हमने इसको कर दिया Y1 और यहाँ पे लिख दिया D, क्योंकि A हो गया और ये B हो गया। अब देखिए जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो उसने सप्लाई वक्र को बी बिंदु पर काटा। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी क्या होगा, कीमत भी बढ़ती है। यहाँ पे P0 लिख लेते हैं, तो कीमत क्या हुई है, बढ़ गई है, क्योंकि पहले डिमांड कम थी तो कीमत भी कम थी। अब एग्रीगेट डिमांड AD0 से बढ़कर AD1 हो गई बी बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में प्राइस लेवल ऊपर चला गया, और जो राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर था Y से बढ़कर Y1 हो गया। तो Y1 होने का अर्थ क्या है कि रोजगार में वृद्धि हुई है, रोजगार में वृद्धि हुई है, जो GNP बढ़ रहा है। तो GNP को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, GNP को बढ़ाने का काम देश में रहने वाले लोग कर रहे हैं, जो फर्में लोगों को रोजगार दे रही हैं वो कर रही हैं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन का यदि हम मूल्य निकालें तो पैसे में आएगा। ओके, किस में आएगा, पैसे में आएगा, और वो पैसा जो आएगा वह जो उत्पादन के साधन लगे हैं उनको भी तो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे राष्ट्रीय उत्पाद कहे और चाहे आप उसको राष्ट्रीय आय कहे, बात एक ही है, क्योंकि उत्पादन की जब वैल्यू निकाली जाएगी तो वो राष्ट्रीय आय बन जाएगी। तो देखिए जैसी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो अर्थात कीमत स्तर बढ़ा है, यहां से इतना कीमत स्तर बढ़ा तो यहां से लेकर और यहां तक मांग में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ गई। तो यहां पर हम इसको देखेंगे रोजगार बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया। ठीक है जी, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ने का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना। ओके, अब हम एक कर्व और लेते हैं यहां पर। ओके, और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, और बढ़ जाती है, और क्योंकि हमारा जो कर्व पहले ये था फिर दाईं ओर शिफ्ट हुआ, फिर दाईं ओर शिफ्ट हुआ, और लो जी यहाँ पे हमने इसको C कर दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा Y2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा Y2 हो गया। तो और इसको यहां से यहां मिला देंगे। ठीक है, इसको यहां से यहां मिला देंगे, तो ये हमारा कीमत स्तर और ऊपर चले, मतलब प्राइस और बढ़ रहा, प्राइस और बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है,
रोजगार Y से Y2 और बढ़ गया है। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे जैसे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड यहां से यहां बढ़ती चली जा रही है, तो कीमत स्तर भी बढ़ रहा है। ठीक है, कीमत भी बढ़ती चली जा रही है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमत स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ रहा है। Y से लेकर Y1 और Y2 बढ़ जाता है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार ये जो विश्लेषण है ये कीन्स का है। ये पैनल ए में आपको बतला रहे हैं किसके द्वारा, एएस एग्रीगेट सप्लाई की रेखा के द्वारा और एग्रीगेट डिमांड के द्वारा। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो जब भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यदि डिमांड यहाँ से सी से लेकर बी ए की तरफ आएगा तो क्या होगा, यदि डिमांड गिरती है तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा तो राष्ट्रीय आएगी पीछे की तरफ घटती चली जाएगी। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मीनिंग हुआ यहाँ पर। अब करना क्या है कि पैनल बी में हमने इसकी मदद से अब हमने पीसी कर्व को ड्रॉ करना है। ओके, कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखिए, इसी को मैं डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसी को हम डॉट डॉट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, कैसे चलेगा। और हमने यहाँ बढ़ा दिया और इस प्रकार से सबसे आगे ले जाना है इसको। ओके जी, और यहाँ पर क्योंकि हमने 1 2 3 तो यहाँ पे लिख देंगे U3। ओके जी, उसके बाद ये बी वाला लेना हमने, इसको भी यहाँ से हम डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक डॉट किया और उसके बाद हमें इसको थोड़ा इसको यहाँ पीछे ले लेंगे। ओके जी, उसके बाद यहाँ से हमने इसको डॉट डॉट करना है स्केल की सहायता से, और यहाँ से हमने इसको नीचे खींच दिया। ओके जी, अब देखिए यहाँ पर Y2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, रोजगार सबसे ज्यादा है। ठीक है, जब क्या है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, सबसे ज्यादा है। ओके, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे P0, तो हमने यहाँ बढ़ाया U3 लिखा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको भी P0 कर देते हैं। तो P0 पर एक बिंदु ये हो गया। ठीक है जी, P1 यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे लगा क्योंकि दोनों का मिलन है, और P2 एक बिंदु यहाँ पे भी हो गया। ठीक है जी, अब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं, और ये हमारा हो गया पीसी कर्व तैयार हो गया। ठीक है, अब ये क्या बतला रहा है, अब यहाँ से लिखेंगे ए, यहाँ से लिखेंगे बी और यहाँ से लिखेंगे सी। ये U3 है, ये U2 हो गया और ये हो गया U1। अब समझिए इसको कि जब प्राइस लेवल यहाँ पर सबसे कम है तो उस समय सकल राष्ट्रीय आय, ये उत्पाद सबसे कम है, इसका मतलब सबसे कम क्या है, लोगों को रोजगार मिला है। ओके, सबसे कम लोगों को रोजगार मिला है, तो इसका मतलब हो गया सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब कीमत स्तर अर्थात मुद्रास्फीति की दर सबसे कम है P0, तो उस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो फिलिप्स कर्व कहता है कि जब सबसे कम मुद्रास्फीति की दर होगी तो बेरोजगारी है। ठीक है, यहां से लेकर U3 तक पहुंची हुई है। ठीक है, यहां से यहां तक। ओके जी, अब जैसे ही यहां से हमने देखा कि इधर का स्तर बढ़ा, कीमत का स्तर बढ़ा, तो यहां भी कीमत का स्तर बढ़ा, तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ी, तो बेरोजगारी घटने के साथ अर्थात जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ा P0 से P1, तो हमारा जो बेरोजगारी की दर थी वो U3 से घटकर U2 हो गई, अर्थात बेरोजगारी दर इधर को घटेगी। ठीक है जी, उधर को तो बढ़ेगी, इधर की तरफ घटेगी, और यहां पर और महंगाई बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, तो बेरोजगारी घटकर U1 हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से इस पैनल की सहायता से अर्थात इस रेखा चित्र की सहायता से कीन्स ने यो सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो फिलिप्स कर्व है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के विपरीत पाए जाने वाले संबंध को बतलाता है, जो हम आपको बतला रहे हैं। यहां पे लिखा ए, ठीक है, बी सी। ओके जी, इसको क्या बतला रहा है कि यदि ए से बी की ओर बढ़ते हैं तो ए से बी की ओर बढ़ने का मतलब ए पर प्राइस लेवल P0, बी पर P1 और सी पर P2। तो जैसे प्राइस लेवल ऊपर गया तो बेरोजगारी यहां से घटकर यहां हो गई। ओके,
जैसे प्राइस लेवल सी पॉइंट पर गया तो बेरोजगारी और कम हो गई। ओके जी, तो बेरोजगारी जो घटेगी वो क्या होगा, इधर की तरफ घटेगा, लेफ्ट को, और राइट की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया पैनल ए के द्वारा या कीन्स के द्वारा बतलाए गए रेखा चित्र की सहायता से ये जो पीसी या फिलिप्स कर्व की है सत्यता को बतलाया गया है। इसमें बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है।